औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर कंट्रोल सिस्टम। उसका लेक्चर 1 है इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली ये मास्टर्स लेवल का कोर्स है और थोड़ा सा हम एडवांस पढ़ेंगे जो हमने अंडरग्रेड में देखा है। बेसिकली जो हम क्लासिकल कंट्रोल सिस्टम थ्योरी जो हम देखते हैं, क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी, उसमें नॉर्मली हमारे पास जो एनालिसिस हम करते हैं सिस्टम का, वो मुख्तलिफ टेक्निक से किया जाता है। जस्ट लाइक हम देखते हैं रूट लोकस मेथड है, ठीक है, हमारे पास बोडे प्लॉट्स हैं, हमारे पास नाइक्विस्ट प्लॉट्स हैं से। और ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो एनालिसिस हमारे पास किए जाते हैं, ये हमारे पास किस में किए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में किए जाते हैं जी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम करते हैं तो हम उसमें इनके सिस्टम की स्टेबिलिटी एनालिसिस बेसिकली कर रहे होते हैं। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो जो हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं किसी भी सिस्टम का, तो उसमें हमारा मकसद असल में क्या होता है कि जब भी हम कोई सिस्टम देखते हैं तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि हमने उसको इनपुट दी है, ये हमारे पास GFS कोई सिस्टम है और ये हमारे पास आउटपुट है सिस्टम की। दिस इज़ नॉर्मली कॉल्ड द ओपन लूप सिस्टम, ठीक। ओपन लूप सिस्टम से क्या मुराद है कि हम इनपुट देते हैं और हम उससे कोई आउटपुट ले लेते हैं, दैट्स इट। हम ये नहीं चेक करते कि हमारी जो आउटपुट है वो हमारी डिज़ायर्ड है या नहीं है, ठीक। सो हम एक नॉर्मली जो भी इनपुट देते हैं, जस्ट लाइक हमारे घरों में एक नॉर्मल फ़ैन कंट्रोलर लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम डिमर भी बोलते हैं। सो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम स्पीड जो है हम मैनुअली चेक कर रहे होते हैं कि कितनी हमारे अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से हम कम ज़्यादा करते हैं उसको। तो दैट इज़ एन ओपन लूप सिस्टम। उसमें हमें ये नहीं पता होता कि हमारे फ़ैन जो है उसकी RPM कितने लगे हुए हैं। जबकि इसके बरक्स अगर हम अपने रेफ्रिजरेटर को देखें तो उसके अंदर हमने थर्मोस्टेट लगा होता है, ठीक है। गीज़र देखें, हमारे उसके अंदर थर्मोकपल लगा होता है, हम उसमें टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। सो उस टेम्परेचर के ऊपर जैसे लाइक अगर रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशनर है, सो उसके अंदर जो हमारे पास सेंसर लगा होगा, ठीक है। सो वो क्या करेगा कि जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर जाके हमारी डिवाइस को ऑफ कर देता है। और जो ही उस टेम्परेचर से हमारे पास वेरिएशंस आती हैं जो हमने डिज़ायर रखी होती है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जितनी भी वेरिएशन आए, तो उस वेरिएशन के बाद दोबारा उस फ्रीज़र को या हमारे पास जो एयर कंडीशनर है उसको ऑन करते हैं। सो उसके अंदर हम बाकायदा मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या आता है, फीडबैक सिस्टम आता है, ठीक। अब जब भी हम किसी सिस्टम को क्लोज लूप करते हैं, ठीक, सो हमारे पास क्लोज लूप करने से क्या होता है कि हमारे पास ये इनपुट है और ये हमारे पास GFS है। सो नॉर्मली हम इसको फीडबैक का क्लोज लूप कर लेते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास ये इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है और ये हमारे पास फीडबैक पाथ है। सो इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारे पास इनपुट और जो डिज़ायर्ड आउटपुट है हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास एरर आता है, उस एरर की बेस के ऊपर हम इस सिस्टम के अंदर जो भी एक्चुएटर लगा के हम उसमें वेरिएशन करते हैं से, सो उससे हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ऑब्टेन करने में आसानी होती है, ठीक। अब ये जो एनालिसिस के मेथड्स हमने बताए हैं, जैसे बोडे प्लॉट्स है या रूट लोकस है या नाइक्विस्ट है, ये सारे के सारे हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की बेस के ऊपर होते हैं, ठीक है, जिसको हम GFS कहते हैं। और इसमें हम इनपुट और आउटपुट रिलेशन के बेस के ऊपर देख रहे होते हैं और जिसको हम कहते हैं ये क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी है, ठीक। सो हमारे पास ये क्या है, क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी से। अब इसमें हमारे पास जो कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी है,
ये क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी। इसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें जो हम देखते हैं। एक तो सबसे पहली बात ये कि ये हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन बेस्ड होती है और ट्रांसफ़र फंक्शन हम ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस। दूसरा ये पॉइंट्स है कि इसमें हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं, इनिशियल कंडीशंस वो हम नॉर्मली क्या लेते हैं, इनिशियल कंडीशंस आर नॉर्मली ज़ीरो। इनिशियल कंडीशंस क्या हम इसमें एज्यूम कर रहे होते हैं कि जब भी हम ट्रांसफ़र फंक्शन हम बनाते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी इनिशियल कंडीशंस नॉर्मली ज़ीरो हैं। और तीसरी बात ही कि ये हमारे पास लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के लिए हमारे पास नॉर्मली यूज़ की जाती है ये टेक्निक। सो इसके बरक्स जो हम देखते हैं मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी से ही, जो हम मोस्टली इस सब्जेक्ट के अंदर कवर करेंगे, मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी वो हमारे पास बेस्ड होती है, हमारे पास बेस होती है स्टेट स्पेस। ठीक है, सो मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी हमारे पास किस चीज़ पे बेस होती है, सबसे पहले कि उसमें जो हम मॉडल डिज़ाइन करते हैं वो स्टेट स्पेस मॉडल होता है। सही। और स्टेट स्पेस मॉडल अब यूज़ होता है किस में, टाइम डोमेन में से। सो हमारे पास अब जो डोमेन है वो हमारे पास चेंज हो गया। वहाँ पे हमारे पास क्लासिकल कंट्रोल में क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन है, और हमारे पास मॉडर्न कंट्रोल में हमारे पास है टाइम डोमेन से। सो टाइम डोमेन में हम इसको यूज़ करते हैं। सो टाइम डोमेन में हमारे पास क्या होता है, एक ये फ़ायदा होता है कि हम इनिशियल कंडीशंस इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इनिशियल कंडीशंस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। सही। और इसके अलावा हमारे पास इससे क्या फ़ायदा होता है, इसके अलावा जो है हम इसको नॉन लीनियर और कैन बी यूज़ फॉर, हम लिख सकते हैं जी, कैन बी यूज़ फॉर लीनियर, नॉन लीनियर और लीनियर टाइम इनवेरिएंट टाइम वेरिएंट। सो इन सब सिस्टम्स के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस को से। सो कंसेप्ट इसका देखते हैं कि स्टेट स्पेस, स्टेट का और स्टेट वेरिएबल्स का क्या कॉन्सेप्ट है से। सो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड स्टेट वेरिएबल्स। इसमें क्या है कि हम अगर एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी हमारे पास क्या है, आउटपुट वाई ऑफ टी है, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू सम टाइम टी, और टी माइनस थीटा यू ऑफ थीटा डी थीटा, ये हमारे पास एक सिस्टम है से। सो जिसमें वाई ऑफ टी हमारे पास आउटपुट है, ये क्या है हमारे पास आउटपुट है, यू ऑफ थीटा हमारे पास इनपुट है से, और ये हमारे पास क्या है, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल से। सो अच्छा, ये एच ऑफ टी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम।
सही हो गया जी। सो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारे पास है लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंटिन्यूस टाइम सिस्टम। सो ये हमारे पास क्या है, y of t which is known as the output response। ये हमारे पास क्या है, u of t which is known as input response। सही। अच्छा, अब अगर हम इसको ये यूं समझ लें कि हम कहते हैं कि इनपुट हम अप्लाई करते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनपुट is applied at t is equal to 0 से। सो हमारे पास जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी थी वो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y of t is equal to minus infinity to 0 h of t minus theta u of theta d theta plus 0 to time t h of t minus theta u of theta d theta। सो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है से, इसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक। रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम एट t इज इक्वल टू 0। और इसको हम और क्या कहते हैं, इनको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशंस, ठीक। और जो सेकंड पार्ट है इसका, ये जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इनपुट, ठीक है। और फोर्स्ड रिस्पॉन्स कह लें हम इसको, ठीक है। फोर्स्ड रिस्पॉन्स से मुराद क्या है कि हमारे पास नाउ सिस्टम पे इनपुट भी कोई ना कोई अप्लाई हुई है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं u ऑफ t से। सो जो आउटपुट है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये ना सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करती है बल्कि हमारी इनिशियल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, y ऑफ t विल बी इक्वल टू y ऑफ 0 प्लस 0 टू t h t माइनस थीटा u ऑफ थीटा से। अच्छा, अब इसमें हमें क्या फ़ायदा है कि हम जो आउटपुट ऑफ y ऑफ t है वो हम कंप्लीटली फाइंड कर सकते हैं फॉर एनी गिवन इनपुट, ठीक है। कोई भी हमें इनपुट गिवन है तो उस पर हम कर सकते हैं अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशंस नोन हो, जिनको हम y ऑफ 0 कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये इनिशियल कंडीशंस हैं से। या दूसरी सूरत में हम इसे क्या कहेंगे कि y ऑफ 0 क्या है, y ऑफ 0 क्या है, इज अ state of the system at t is equal to 0। मीन्स t is equal to 0 पे जो सिस्टम की हालत है, स्टेट, वही जो इसका उर्दू में मतलब होता है हालत, कि स्टेट इसकी जो हालत है से वो क्या है से। सो हमने उसको क्या नाम दिया, जो y at t is equal to 0 है, जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा उस पर हमने उसको क्या कह दिया, दे आर कॉल्ड नोन एज इनिशियल कंडीशन। सो इसको हम स्टेट इसलिए कहते हैं कि हमें किसी भी टाइम पे अगर इनिशियल कंडीशंस का पता हो तो हम किसी भी टाइम पे किसी भी इनपुट के लिए हम सिस्टम की हालत बता सकते हैं से। अच्छा, अब इनमें जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, ठीक, जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, वेरिएबल्स that represent the state of system are called state variables, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। अब स्टेट वेरिएबल्स जितने भी
हमारे पास कोई डायनेमिक सिस्टम है, ठीक, सो वो हमारे पास एक मिनिमम सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं जी? मिनिमम सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स किसी भी डायनेमिक सिस्टम के मिनिमम सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमें ज़रूरी होते हैं कि हम किसी भी सिस्टम की हालत को स्पेसिफाई कर सकें, ठीक है। याद रखेंगे ना कि स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास मिनिमम सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं किसी भी डायनेमिक सिस्टम के, ठीक। सो डायनेमिक सिस्टम से क्या मुराद है? ऐसे सिस्टम जो कि एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हों, या अगर हम उसको मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास किसी भी सिस्टम की हम डिफरेंशियल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास एक डायनेमिक सिस्टम कहलाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक सिस्टम, कि जिसके अंदर हम किसी की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकें, हम उसके डायनेमिक्स को देख सकें, उसमें टाइम के साथ क्या वेरिएशन आ रही है हम उसको देख सकें, ठीक। अच्छा, अब जो स्टेट वेरिएबल्स हैं इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं नीड नॉट बी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और इसके साथ साथ दे नीड नॉट इवन बी वेरिएबल। सही। सो भी थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होगा कि स्टेट वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं। अब स्टेट स्पेस को देखते हैं कि वो हमारे पास क्या चीज़ है। हम देखते हैं जी स्टेट स्पेस में जब हम मॉडल को लिखते हैं तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल को, ये डेरिवेटिव को, एक्स ऑफ टी ए एक्स ऑफ टी प्लस बी आर ऑफ टी। और इसके साथ एक और इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं y ऑफ टी इज इक्वल टू सी एक्स ऑफ टी प्लस डी आर ऑफ टी। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं? स्टेट इक्वेशन। और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम कहते हैं आउटपुट इक्वेशन। सही। अब इसके अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें गिवन हैं, जस्ट लाइक ए है, ए क्या कहलाता है हमारे पास कहलाता है सिस्टम मैट्रिक्स। एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या कहलाता है? स्टेट वेक्टर। हमारे पास बी क्या कहलाता है? इनपुट मैट्रिक्स। और इसी तरीके से आर ऑफ टी हमारे पास क्या कहलाता है? इनपुट वेक्टर। और नेक्स्ट हमारे पास सी है, सी हमारे पास क्या कहलाता है? आउटपुट मैट्रिक्स से ये सी। और एक्स ऑफ टी वही है हमारे पास स्टेट वेक्टर, सही। डी आर ऑफ टी भी हमारे पास क्या है? इनपुट वेक्टर, ठीक। और डी जो हमारे पास है, डी क्या कहलाता है हमारे पास? आउटपुट कपलिंग मैट्रिक्स। या हम इसको एक और नाम देते हैं फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स, सही। सो किसी भी सिस्टम के लिए हमारे पास जो स्टेट स्पेस मॉडल है उसको लिखने के लिए हम एग्जांपल्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी स्टेट डायग्राम देख लेते हैं और फिर हम इसमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि हम कैसे लिख सकते हैं स्टेट स्पेस। स्टेट डायग्राम सिंपल है, सही। एक चीज़ तो हमें पता है कि इनपुट है हमारे पास,
और एक और चीज़ हमें पता है कि हमारे पास y ऑफ t है। एक और चीज़ जो हमारे पास नोन है, बल्कि सब कुछ ही नोन है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक इंटीग्रल है और इंटीग्रल में हम x ऑफ t अगर इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, x ऑफ t। अब y ऑफ t बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए कि हमारे पास x ऑफ t के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए, हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y ऑफ t। जबकि x डॉट ऑफ t को बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि x ऑफ t के साथ हम सिस्टम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से r ऑफ t के साथ हम जो b मैट्रिक्स है हमारे पास से ही, ये जो हमारे पास b मैट्रिक्स है, इनपुट मैट्रिक्स जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है r ऑफ t के साथ, वो हम लें और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक समर लगा देते हैं, तो इन दोनों को जब सम कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x डॉट ऑफ t। अब इसी तरीके से y ऑफ t में एक और टर्म है dr ऑफ t, मीन्स कि r ऑफ t को यहाँ से अगर हम पिक करें और इसके साथ हम जो d या फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स है उसको ऐड कर दें, ठीक। सो यहाँ पर हम एक समर लगा लेते हैं, प्लस प्लस, तो ये हमारे पास क्या बन गई, पूरी की पूरी स्टेट डायग्राम बन गई। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि स्टेट मॉडल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे लिखा जा सकता है, सही। सो हम देखते हैं कि स्टेट स्पेस मॉडल फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें जो सबसे पहला हम देखते हैं ए, वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट एनी डेरिवेटिव ऑफ इनपुट, कि इनपुट का कोई भी डेरिवेटिव उसके अंदर मौजूद ना हो, सही। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है जी, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज सेकेंड ऑर्डर dy ऑफ t बाय dt स्क्वायर प्लस 6 dy बाय dt प्लस 8 y ऑफ t विच इज इक्वल टू r ऑफ t, सही। सो ये हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है जिससे हमने ये इक्वेशन लिखी है। कोई भी सिस्टम हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एनी। सो हमने इसका क्या बनाना है, स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है। सो अब एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखें कि नॉर्मली स्टेट स्पेस बनाते हुए हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हमारे पास जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉर्मली उतने हमारे पास स्टेट्स आएंगे, सही। सो हमारे पास ये अब सेकंड ऑर्डर है, सो हमारे पास 2 स्टेट्स आएंगे, सही। सो हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे, इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं जी। हम पहले हम फर्स्ट स्टेट को डिफाइन करते हैं x1, हम उसको ले लेते हैं इक्वल टू y ऑफ t या y के बराबर से, और जो सेकंड हमारे पास स्टेट है उसको हम ले लेते हैं x1 डॉट से विच इज इक्वल टू y डॉट से। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो x1 डॉट है वो किसके बराबर आ जाएगा, x2 के। अब x2 डॉट कहाँ से आएगा, से कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, ठीक। सो x2 डॉट को अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, x1 डबल डॉट और विच इज इक्वल टू y डबल डॉट, ठीक। सो y डबल डॉट। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है से इसकी जो हाईएस्ट टर्म है उसको हम इसी लेफ्ट साइड पे ही छोड़ देते हैं, डी स्क्वेयर
वाई टी बाई डी टी स्क्वेयर प्लस सॉरी इधर प्लस नहीं इक्वल कर लेंगे, बाकी टर्म्स को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। सही। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 डी वाई टी बाई डी टी प्लस 8 वाई ऑफ टी, सॉरी माइनस एंड प्लस आर ऑफ टी। सो ये हमारे पास क्या आ गया, y डबल डॉट विच इज इक्वल टू -6y डॉट माइनस 8y प्लस आर ऑफ टी। अब हमारे पास y डबल डॉट क्या है, x2 डॉट -6 y डॉट किसके बराबर है, x2 के बराबर है, यहाँ पर डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे, ठीक है। और y किसके बराबर है, x1 के, और r ऑफ टी ही रहेगा। से सो अब हम देखें, अगर हमारे पास एक ये इक्वेशन है x1 डॉट और ये एक हमारे पास इक्वेशन है x2 डॉट, इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो मैट्रिक्स की फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या हमने इक्वेशन लिखी है, x डॉट ऑफ t इज इक्वल टू a x ऑफ t प्लस b r ऑफ t। सही। और आउटपुट बाद में लिखते हैं, पहले ही इसको देख लेते हैं। सो ये हमारे पास x डॉट ऑफ t हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू, अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ए मैट्रिक्स आ गया सिस्टम मैट्रिक्स, और ये हमारे पास स्टेट वेक्टर आ गया x1 और x2, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनपुट मैट्रिक्स, और यहाँ पर क्योंकि एक ही इनपुट है सो आर ऑफ टी से। सो अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं उसको देख के हमने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, कि x1 डॉट इज इक्वल टू x2 ओनली। सो इसमें x2 के बराबर x1 डॉट, सो इट मीन्स के ये 0 है, ये 1, और इसमें कोई भी इनपुट नहीं है। सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है इसको देख लेते हैं, x2 डॉट किसके बराबर है, -8 x1 -6 x2 एंड वी हैव 1 टाइम्स आर ऑफ टी। अब जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है कौन सी, आउटपुट की इक्वेशन, ठीक है। आउटपुट की इक्वेशन क्या है, y ऑफ टी इज इक्वल टू सी एक्स ऑफ टी प्लस डी आर ऑफ टी से। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू सी x1 x2 से। सो अब इसको देखते हैं हम, हमारे पास y किसके बराबर है, x1 के, ठीक है, ये जो हमने लिखी थी, ठीक है, y किसके बराबर है, x1 के से, मीन्स के आउटपुट पे हमारे पास ये स्टेट आ रही है 0 से। अब इसके अंदर कोई भी फीड फॉरवर्ड पाथ नहीं है तो सी मैट्रिक्स 0 है, ठीक। और इसी तरीके से आर ऑफ टी तो है ही है, लेकिन सी मैट्रिक्स 0 हो जाएगा, सो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है से। अब इसकी हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं। सो स्टेट डायग्राम कैसे बनेगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेगी, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेगी, ठीक है। वाई जो हम स्टेट स्पेस से बना ले, स्टेट स्पेस से बनाते हैं ज़्यादा इजी। स्टेट स्पेस से बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास दो अब इंटीग्रल होने चाहिए, ठीक है, दो इंटीग्रल होने चाहिए, कि यहाँ पे हमारे पास x2 डॉट से वो किसके बराबर है, x2 के से, और x2 किसके बराबर है, इसके इनपुट पे जो आ रहा है वो x1 डॉट के बराबर है। सो उसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास x1 है। ये तो हमने स्टेट्स जो थी वो लिख ली, ठीक है, इसी तरीके से हम लिखेंगे। अब x1 और या x2 के साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से, और वो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ इधर आ रहा है से। इसी तरीके से हमारे पास x1
के साथ क्या है 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ है से। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आर ऑफ टी, और ये हमारे पास क्या है x1 y ऑफ टी के बराबर से। सो ये हमारे पास क्या आ गई स्टेट डायग्राम आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई जी स्टेट डायग्राम आ गई। सो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि जो हम लीनियर कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्टली हम देखेंगे वो तमाम वो टेक्निक्स जो मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में इस्तेमाल होती हैं। स्टेट स्पेस एनालिसिस उसमें सबसे अहम है कि हम स्टेट स्पेस और इसमें हम काम करेंगे, टाइम डोमेन में हम रहेंगे, ठीक है। सो एक चीज़ मैं अगेन रिपीट कर देना चाहता हूँ कि स्टेट स्पेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास इनिशियल कंडीशंस हों, सो आपके पास अगर इनिशियल कंडीशन है तो आप किसी भी टाइम के ऊपर सिस्टम की हालत डिटरमिन इजीली कर सकते हैं एट टाइम टी एनी, ठीक, किसी भी टाइम के ऊपर कि आपको पता है कि वाई ऑफ ज़ीरो क्या था, इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, और आप फिर किसी भी टाइम के ऊपर अगर आपको वो टाइम इनिशियल कंडीशंस गिवन है, सिस्टम स्टेट इक्वेशंस गिवन है, सो आप उससे आप सिस्टम की हालत मालूम कर सकते हैं बहुत ईजीली। सो वो सारे एनालिसिस हम करेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।